नमस्ते बच्चों, हमारा जो चैप्टर चल रहा था 3 क्लास 9th का एटम एंड मॉलिक्यूल्स, इसमें हमने आज पढ़नी है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, आज हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, कंपाउंड क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये पढ़ते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट, अ कंपाउंड और अ मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। कि चाहे आप एलिमेंट की बात करें या कंपाउंड की बात करें या मिक्सचर की बात करें, ये सभी के सभी किससे मिलकर बने हैं? स्मॉल पार्टिकल से, जिनको हम क्या बोलते हैं? एटम्स। ठीक है, मैंने बताया था हम एटम्स को एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। अब जो डाल्टन ने इसके पोस्टुलेट्स बताए, जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बताए, वो क्या बताए? देखो, डाल्टन ने बताया कि सभी मैटर जो हैं वो बहुत टाइनी पार्टिकल से मिलकर के बने हैं, जिनको हम एटम्स बोलते हैं, विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस। इसने क्या बोला? किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो, जैसे हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन का एटम है। ठीक है, ये एटम्स ही हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। कि सभी मैटर एटम से मिलकर बने हैं, और किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करते हैं? एटम्स करते हैं। ठीक है, यू मे कॉल्ड एज एलिमेंट ऑल्सो। ठीक है, आप इसको एलिमेंट भी बोल सकते हो कि एटम और एलिमेंट ही किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इसका जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है कि एटम्स आर इंडिविजिबल। एटम्स क्या है? इंडिविजिबल पार्टिकल्स हैं, जिसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय। ये मैंने आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की थ्योरी उसमें पढ़ाया था कि एटम्स जो हैं उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, ना तो किसी केमिकल रिएक्शन में ये अपने आप से क्रिएट होंगे और ना ही डिस्ट्रॉय होंगे। उसके बाद इसका थर्ड पॉइंट है, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। किस में आइडेंटिकल हैं? ये मास में और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। इनका मास, जैसे मैं हाइड्रोजन ले लूँ, ठीक है, और हाइड्रोजन के मैं ये छोटे छोटे एटम्स हैं इसके। अगर मैं इनमें से कोई भी 2 एटम्स उठा लेती हूँ, ये 2 एटम्स उठाती हूँ हाइड्रोजन के, सेम एलिमेंट है ना हाइड्रोजन। अब सेम एलिमेंट के मैंने 2 एटम्स उठा लिए, तो इसका मास भी क्या होगा? सेम होगा इन दोनों का। और इन दोनों एटम्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये किससे कंबाइन करके क्या बनाएंगे। ठीक है, कि अगर क्लोरीन से कंबाइन करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या ऑक्सीजन से कंबाइन करें तो वाटर, जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो भी सेम रहेगी। कि सेम एलिमेंट के अगर हम 2 एटम्स उठा लें तो उनको केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी उनकी सेम है, और उनका जो मास है वो भी क्या है? सेम है। फोर्थ पॉइंट में इसने क्या बोला? फोर्थ पॉइंट में इसने बोला कि अगर हम डिफरेंट एलिमेंट्स उठा लें, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स ले लें, और उसका जैसे मैंने इधर हाइड्रोजन ले लिया, इधर ऑक्सीजन ले लिया, ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। अब मैं डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम उठा लूँ, ये मेरा जो है हाइड्रोजन का एटम है, ये मेरा ऑक्सीजन का एटम है। अब इन दोनों एटम का जो मास है वो डिफरेंट होगा, है ही दोनों अलग एलिमेंट, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। जब दोनों ही एलिमेंट्स अलग हैं, तो इन दोनों का जो एटम्स हैं उनके मास भी क्या होंगे? अलग। सेम तो नहीं होंगे ना, इन दोनों के अलग होंगे। और इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी? अलग। हाइड्रोजन की अलग केमिकल प्रॉपर्टी होगी और ऑक्सीजन की अलग केमिकल प्रॉपर्टी होगी। अगर आप अलग एलिमेंट लोगे तो उनके मास भी क्या होंगे? डिफरेंट, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट। कि हाइड्रोजन अगर मान लीजिए ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है तो वाटर बना रहा है, लेकिन ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम अगर दूसरे ऑक्सीजन एटम से कंबाइन कर रहा है तो वो क्या बन जाएगा? ऑक्सीजन गैस बन रही है यहाँ तो। ठीक है, ये O2 बन रहा है। और यहाँ मैं अगर हाइड्रोजन के 2 एटम्स ले लूँ और ऑक्सीजन का एक ले लूँ, तो ये मिलके क्या बना रहे हैं? वाटर बना रहे हैं। तो इस तरीके से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी? अलग होंगी। अगला पॉइंट जो है इसमें वो क्या है? द रिलेटिव एटम्स कंबाइन इन दी रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। किस में कंबाइन करते हैं? ये स्मॉल होल नंबर्स में कंबाइन करते हैं टू फॉर्म कंपाउंड्स। कभी भी हाफ एटम कंबाइन नहीं करेगा, हमेशा किस में कंबाइन करेंगे? होल नंबर्स में। होल नंबर क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, ये सारे क्या हैं? होल नंबर्स। तो एटम्स हमेशा होल नंबर्स में कंबाइन करते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन, जैसे मैं यहाँ लिख लूँ कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमेशा हमें होल नंबर में ये दिखेंगे। ठीक है, कोई कंपाउंड बनाते हुए हमेशा एटम होल नंबर में कंबाइन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इसका। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट
ये मैं आपको उसमें समझा चुकी हूँ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में कि H2O जैसे हमने लिया था उसका हमने रेशो क्या लिया था 2:16 में ये कंबाइन करता है और 1:8 इसको कैंसिल करके आया था। तो ये क्या है जो नंबर ऑफ एटम्स हैं और जो काइंड ऑफ एटम्स है कि इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है कि अगर मैं 9 ग्राम अगर वाटर लूँ तो उसमें 1 ग्राम मुझे हाइड्रोजन का मिलेगा और 8 ग्राम्स मुझे ऑक्सीजन के मिलेंगे। वट एवर मे बी द सोर्स ऑफ वाटर, हमेशा एक कांस्टेंट प्रपोर्शन रहेगा उस कंपाउंड का। ये इसने छठा पॉइंट बताया। अभी हम बात करेंगे कि एटम के साइज़ के बारे में। ठीक है, साइज़ ऑफ एन एटम। अभी हम बात करेंगे साइज़ ऑफ एटम के बारे में। ठीक है, एटम जो है इसका साइज़ इतना स्मॉल है कि हम इसे नेकेड आई से भी नहीं देख सकते। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, आप जितना कंपेयर कर सकते हैं ना उससे भी स्मॉल है इसका साइज़। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो एटम को देखने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसको हम एटॉमिक साइज़ को हम देख सकते हैं पर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से। नेकेड आई से हम एक एटम को नहीं देख सकते, इतना स्मॉल पार्टिकल है ये एक एटम। ठीक है, और एटम को जो मेजर किस में किया जाता है इसके साइज़ को, अगर हम बात करें साइज़ ऑफ एन एटम किस में मेजर किया जाता है तो नैनोमीटर में। क्लियर, नैनोमीटर में ये मेजर किया जाता है। और अगर मैं बताऊं तो 1 नैनोमीटर जो है वो किसके बराबर होता है 10⁻⁻⁹ मीटर के बराबर है 1 नैनोमीटर। अब डॉल्टन ने क्या किया, डॉल्टन ने जो है जैसे हमारे क्या हैं कुछ शॉर्टकट नेम्स होते हैं ना हम लोगों के, और हमारे नेम्स हमें क्या देते हैं, हमें आइडेंटिफिकेशन देते हैं। इसी तरीके से डॉल्टन ने क्या किया, इन एलिमेंट्स को डिफ़ाइन किया, कुछ इनको फिगरेटिव सिंबल दे दिए। जैसे मैं बताऊं तो डॉल्टन जो हैं उन्होंने इन एलिमेंट्स को कुछ फिगरेटिव सिंबल दे दिए इनको पहचानने के लिए, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अलग। जैसे हाइड्रोजन है, उन्होंने हाइड्रोजन के लिए ये सिंबल दे दिया। ठीक है कि ये जो है वो हाइड्रोजन का सिंबल है। देखो ये डॉल्टन ने अलग अलग सिंबल बता दिए। ये वाला बता दिया हाइड्रोजन का, ये फॉस्फोरस का सिंबल बताया, कॉपर के लिए ये बताया, गोल्ड के लिए उन्होंने ये सिंबल दे दिया, कार्बन के लिए सिंपल सर्कल बनाया, सल्फ़र के लिए अंदर प्लस का साइन बनाया, लेड के लिए ऐसे, ये है प्लेटिना करके लिखा, ये ऑक्सीजन, ये प्लेटिनम होगा। ठीक है, ये आयरन है, ये सिल्वर और ये मरकरी। इन्होंने क्या किया, अलग अलग एलिमेंट्स के लिए इस तरीके से फिगरेटिव एलिमेंट्स दे दिए। अब इतने एलिमेंट्स थे उनके लिए हमारे लिए ये फिगर्स याद करना तो बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, उस टाइम में भी हुआ होगा ये। तो इसको उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था बर्जीलियस। जिनका नाम क्या था, बर्जीलियस। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने सिंबल दिए इनको कि आप पूरा हाइड्रोजन की जगह हम सिर्फ H लिख देते हैं। तो इन्होंने इनको सिंबल दे दिए। अभी मैं आपको सभी एलिमेंट्स के अलग अलग सिंबल बताती हूँ बर्जीलियस ने क्या क्या बताए। अब बर्जीलियस ने बताया कि इनको हम सिंबल दे देते हैं। उन्होंने सबसे पहले बोला कि जैसे कार्बन है तो नेमिंग कैसे करें कि हम फर्स्ट लेटर ले लें हर एलिमेंट का। तो कार्बन को हम जैसे C से रिप्रेजेंट कर दें। फिर सल्फ़र है, सल्फ़र को हम किससे रिप्रेजेंट कर दें, S से रिप्रेजेंट कर दें। और फिर उनको एक प्रॉब्लम आई कि अगर वो कोबाल्ट लेते हैं और कोबाल्ट को भी सी से ही रिप्रेजेंट करते हैं तो कार्बन और कोबाल्ट में कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो फिर क्या उन्होंने इंटरप्रेट किया कि चलो मैं कोबाल्ट को हम क्या करेंगे, कोबाल्ट को हम जिनका सेम नेमिंग हो रही होगी तो फर्स्ट 2 लेटर्स ले लेंगे डिफ़र करने के लिए। कोबाल्ट को हम CO से रिप्रेजेंट करेंगे, फर्स्ट लेटर कैपिटल और सेकंड लेटर क्या हो जाएगा हमारा स्मॉल। इसी तरीके से फिर सिलिकॉन देखा तो सिलिकॉन को देखा तो वो भी S से हो रहा था। तो इसको भी करने के लिए हमने SI लिखा। ठीक है, S कैपिटल और I क्या हुआ स्मॉल। फिर देखा कि कॉपर, अब जब कॉपर है, कॉपर को भी अगर मैं लिखती हूँ तो ये CO करके लिखती हूँ तो कोबाल्ट और कॉपर में कन्फ्यूजन हो जाती है।
तो कॉपर की नेमिंग के लिए क्या किया कि ये ग्रीक वर्ड किससे आया, क्यूप्रम से। ये ग्रीक वर्ड क्यूप्रम से आया है, तो इसके लिए क्या लिया, Cu इन्होंने इसको नेमिंग दे दी। ठीक है, इसी तरीके से उन्होंने आगे जो है सभी एलिमेंट्स के सिंबल डिफाइन करे। आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ। ये मैंने सिंबल लिखे हैं कुछ एलिमेंट्स के। ये रे हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। मैग्नीशियम को हम Mg से लिखते हैं। फिर इसमें है, ये है, ये देखो, हाइड्रोजन है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम को Mg से, कैल्शियम Ca, बेरियम, बोरोन, ऑक्सीजन, सल्फर, ठीक है। फिर ये सिलिकॉन, कार्बन, एल्यूमिनियम, फास्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन और नाइट्रोजन। ये क्या है, ये सिंबल है इन एलिमेंट्स के, जो कि हम जब भी किसी एटम या एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, अब हम पूरा नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे फ्लोरीन लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल F लिखेंगे। हाइड्रोजन लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल हम H लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं कुछ अब साइज़ ऑफ एटम की बात करना चाहती हूँ, तो इसको हम समझेंगे। एटम के साइज़ को बताने के लिए हम बात करेंगे एटॉमिक रेडियाई की। किसकी बात करेंगे, एटॉमिक रेडियाई की। अगर यहाँ रेडियस लिखा होता तो एक एटम की रेडियस की बात हो रही है। ठीक है, एटॉमिक रेडियाई किसको डिफ़ाइन करती है, किसी भी एटम के साइज़ को डिफ़ाइन करती है। इसके बारे में हम डिटेल में 4th चैप्टर में पढ़ेंगे, पर मेनली यहाँ ये समझो कि कोई भी एटम है जैसे, तो इसके सेंटर में क्या है, एक न्यूक्लियस होता है, और यहाँ इसके क्या होते हैं, ऐसे सर्कल होते हैं। इन सर्कल्स को हम क्या बोलते हैं, इस तरीके से, यहाँ एक सेंटर है और यहाँ पे क्या है, इसके ऐसे सर्कल्स हैं, और इन सर्कल्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये जो सेंटर में बना हुआ है एक बड़ा हार्डली सब्सटेंस होता है ये, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस बोलते हैं। अगर मैं रेडियस की बात करूं तो रेडियस क्या होगी, एटॉमिक किसी भी एटम की एटॉमिक रेडियस की बात करूं तो वो होगी इस न्यूक्लियस से लेकर जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, सबसे बाहर वाला ऑर्बिट, ये यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये क्या बताता है, ये बताता है किसी भी एटम के साइज़ को। ये एटॉमिक रेडियस क्या बताती है, किसी भी एटम के साइज़ को बताती है। और ये जो एटॉमिक रेडियस है या साइज़ ऑफ एन एटम है, मैंने बताया किस में बताया जाता है, हमेशा नैनोमीटर में बताया जाता है। और 1 नैनोमीटर जो है वो किसके बराबर है, 1 नैनोमीटर बराबर है 10⁻⁻⁹ मीटर की। ठीक है, जैसे मैं हाइड्रोजन का एग्ज़ाम्पल लूँ, अब हाइड्रोजन का अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ तो हाइड्रोजन की जो एटॉमिक रेडियस होती है 19 नैनोमीटर होती है। इट मीन्स 1 नैनोमीटर अगर इतने के बराबर है तो 19 × 10⁻⁻⁹ नैनोमीटर हो गई हाइड्रोजन की एटॉमिक रेडियस, मीटर में हो गई। अगर हम मीटर में डिफ़ाइन करें हाइड्रोजन की एटॉमिक रेडियस को, तो मैंने क्या बोला, होती है 19 नैनोमीटर, और 1 नैनोमीटर किसके बराबर है, 10⁻⁻⁹ मीटर के। अगर हम मीटर में देखें तो ये हो जाएगी 19 × 10⁻⁻⁹ मीटर। मतलब इतनी स्मॉल है ये किसी हाइड्रोजन एटम का साइज़। ठीक है, तो ये यहाँ पर रही साइज़ ऑफ एन एटम की बात। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसमें एटॉमिक मास के बारे में।